हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पिया सिंह और आपके लिए आज मैं एक खास मेहमान लेकर आई हूं मेरे चैनल पर। इनका नाम है अंजना वर्मा जी और ढेर सारी बातचीत का सिलसिला आज इनसे शुरू करते हैं और पूछते हैं कि क्या है खास आज तक इनकी लाइफ में। अंजना वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमें बताइए कि अभी आप कहाँ रह रही हैं और आप कहाँ की रहने वाली हैं। पिया जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए चुना। मेरा पैतृक घर छपरा बिहार में है, पर चूंकि मेरे पिताजी ऐसी नौकरी में थे जिसमें तबादले होते रहते थे, अतः हम विभिन्न शहरों में रहे। वैसे मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, वहीं मैं तथा मेरे पति जॉब में थे। फिलहाल मैं अपने बेटे के पास बेंगलोर में रह रही हूँ। अंजना वर्मा जी, आपने बताया कि हाल फिलहाल आप बैंगलोर में रह रही हैं अपने बेटे के साथ। तो बहुत ही प्यारा मौसम रहता है वहाँ का, ये मुझे मालूम है क्योंकि एक बार मैं भी वहाँ भ्रमण कर चुकी हूँ। आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि आपके बचपन की लाइफ, यानी कि जो स्कूल लाइफ होती है, जैसे सब कहते हैं माय गॉड बचपन कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो बताइए कैसी थी आपकी वो लाइफ? आप सीधे साधे थे, शैतान थे, क्या थी अंजना वर्मा जी? पिया जी, आपने बचपन के बारे में पूछा है तो मैं क्या बताऊं। मैं बेंगलोर में रहती रही हूं, लेकिन मेरा दिल बार बार बचपन की ओर लौटता है, और ख़ासकर इस संकट काल में तो मैं अपने बचपन को बहुत याद कर रही हूं। मेरा बचपन बहुत ही आनंद भरा था। कोई चिंता फिक्र नहीं रहती थी। अपना पढ़ना, और उस समय शास्त्रीय संगीत भी सीखती थी, कथक नृत्य भी सीखती थी, उन्हीं में व्यस्त रहना, और बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी थी। अभी भी सोचती हूँ कि वे दिन कहाँ चले गए हमारे, और बचपन तो किसी का लौट कर नहीं आता, तो बस उन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। ऐसे बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल की जो स्थिति चल रही है इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। चारों ओर बहुत सन्नाटा है। ओह माय गॉड! अंजना वर्मा जी, आपने मुझे जो बताया, मैं ताज्जुब में हूँ कि एक इंसान को इतने सारे गुण, मतलब आप डांस में भी बहुत अच्छा करती हैं। जहाँ तक कि आपने अभी बताया मुझे, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीख रखा है। आप इतनी बेहतरीन लेखिका हैं और इतना प्यारा आपका दिल है। मतलब ताज्जुब की बात है, एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड अंजना वर्मा जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब स्कूल की बात निकली है तो कुछ ऐसा याद है आपको जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देता है? कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ स्कूल में? पिया जी, वैसे तो मैं गंभीर स्वभाव की ही थी, लेकिन स्कूल की बातें अक्सर याद आ जाती हैं, और उसमें खासकर एक बात तो है जो बराबर याद करती हूँ तो अभी भी हंसी आती है। मैं जब 7वीं कक्षा में थी तो को एजुकेशन में पढ़ती थी। एक लड़का था चुटियाधारी, क्या नाम था उसका याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। उस समय भी वह मेरे मित्रों की फहरिस्त में तो नहीं था। किसी काम के लिए मुझे क्लास से बाहर जाना था और क्लास शुरू होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बाहर जाकर चली आती हूँ, और मैं पूरी तेजी से निकली। उस दिन वही लड़का बाहर से चला आ रहा था और हम दोनों सीधे एक दूसरे से टकरा गए। फिर तो पूरा वर्ग हंसने लगा। मुझे भी बहुत झेप महसूस हुई। उस समय तो बहुत शर्म आई, लेकिन अभी याद कर बहुत हंसी आती है। जी बिल्कुल, आप जो बता रही हैं उसे सुनकर मैं उस दृश्य को अपने सामने देख सकती हूँ कि क्या हुआ रहा होगा। अंजना जी, एक बात बताइए ना, उस समय बचपन के जो साथी थे आपके साथ, जो स्कूल में आपके मित्र थे, वो आज भी आपके संपर्क में हैं? और उस समय कौन आपके सबसे करीब थे? बहुत करीब तो कोई नहीं था, कुछ सहेलियां थीं, लेकिन अब सब लोग अलग अलग बिखर गए। कुछ लोगों के बारे में पता चला कि वे अमुक जगह पर हैं, पर उन लोगों से मिलना नहीं हुआ। अंजना वर्मा जी, कॉलेज की लाइफ जो आपकी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन नृत्यांगना जो शास्त्रीय संगीत भी जानती है, लेखिका भी है और इतने प्यारे दिल वाली भी है।
मतलब उनकी कॉलेज की लाइफ तो कुछ खास रही होगी। पिया जी, स्कूल के दिन रहे हों या कॉलेज के दिन, मैं बड़ी अनुशासन प्रिय रही। पढ़ना ही अपना काम था, और जब कोई सांस्कृतिक आयोजन होता था तो मेरी सक्रियता बढ़ जाती थी। कॉलेज के दिनों में भी मेरी यही गतिविधि रही। पढ़ना मुख्य काम था, और कॉलेज में भी यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो उसमें भाग लेती थी। कभी कभार गीत प्रस्तुत किए मैंने, और फिर घर पर लौटकर अपने शौक पूरे किया करती थी। बिल्कुल सही बात कही आपने अंजना वर्मा जी कि अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर वो ना हो तो फिर ज़िंदगी इधर-उधर बिखर जाती है। पता ही नहीं चलता कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। इसी के साथ मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या-क्या शौक रहे हैं आपके? उन्हें कैसे पूरा किया है आपने? बचपन से मेरे बहुत सारे शौक रहे। शुरू से ही कलाओं से मुझे बहुत लगाव था। कथक नृत्य की तो विधिवत शिक्षा मिली, और शास्त्रीय संगीत भी सीखा। इनके अतिरिक्त पेंटिंग का मेरा अपना शौक था, जो मैं स्वयं ही करती थी। फुर्सत के समय में चित्र बनाया करती थी। हस्तकलाओं में भी रुचि थी। ऐसी कोई कला न थी जिसमें दिलचस्पी न रही हो। परंतु धीरे धीरे पढ़ाई ही महत्वपूर्ण हो गई, और जब साहित्य रचने लगी तो अपने शौक के लिए समय ही नहीं मिलता था। फिर जब शादी और बच्चे हो गए और व्याख्याता की नौकरी लग गई तो सारे शौक भूल गई। फिर कविताएं और कहानियां लिखने लगी तो लेखन ही महत्वपूर्ण हो गया। पिताजी ने मुझे योगा सिखाया था, उसको मैंने नहीं छोड़ा। वह 16 वर्ष की अवस्था से अब तक चल रहा है, और अब मेरा शौक बागवानी, योगा और साहित्य सृजन तक ही सिमट कर रह गया है। अंजना वर्मा जी, आपने जो अभी योगा की बात की ना, ये आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसने ये लंबे समय से किया है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लोग तो अभी इस चीज़ को जान रहे हैं हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में और क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपने जो 16 साल की उम्र से अभी तक इसे निरंतर रखा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अंजना वर्मा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मेरे मन में ये सवाल है कि लोग ना बहुत अलग-अलग विधाओं में लिखते हैं और एक ही चीज़ में वो पर्टिकुलर होते हैं। या तो वो बाल कहानियाँ लिखते हैं या फिर वो सिर्फ़ कविता लिखते हैं या वो कोई एक ही साहित्य को पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आपने तो बहुत सारी विधाओं में लिखा है। जैसे कविता, गीत, कहानी, समीक्षा, बाल साहित्य वगैरह। तो आप मुझे बताइए ना, इतनी सारी विधाओं में लिखना कैसे पॉसिबल हो पाया आपके लिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कोई रचनाकार पहले रचनाकार होता है, तभी वह कवि, कथाकार या गीतकार होता है। जब कोई विषय बार बार रचनाकार के मन मस्तिष्क पर दस्तक देता है, तभी रचना का जन्म होता है, और तभी वह अपनी बात को अभिव्यक्त करने की ओर अग्रसर होता है। पर इसके साथ यह भी होता है कि विषय अपनी विधा स्वयं लेकर उपस्थित होता है। इसीलिए जैसा कि मुझे लगता है, और मेरे साथ यही होता भी है, कि बातें कभी कविता के रूप में तो कभी कहानी के रूप में स्वयं उदित होती हैं। उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आप यह सोचिए कि स्त्री अपने गर्भ के विषय में जानती है कि उसके भीतर कोई शिशु पल रहा है, परंतु यह नहीं जानती कि वह लड़का होगा या लड़की। उसी तरह कई बातें कविता के रूप में ही अभिव्यक्ति पाकर पूर्ण हो जाती हैं, तो कई बातों को अभिव्यक्त करने के लिए बड़ा फलक या बड़ा कैनवस चाहिए, जिनके लिए कहानी या संस्मरण जैसी विधाएं उपयुक्त होती हैं। वैसे ही कुछ बहुत छोटे प्रसंग लघु कथा आदि के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही संवेदना कविता या गीत दोनों में साकार होती है और बार बार अभिव्यक्त होती रहती है, कई आयामों में। अंजना वर्मा जी, ऐसा होता है कि हम जब थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, हम एक सपना देखने लग जाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आगे का। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि आपने कोई सपना देखा हो
और वो सपना सच आपने कर दिखाया हो, या फिर कहीं आप मुड़ गए हो, रास्ता आगे दिखा ना हो, ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में? बचपन में मेरे पास कुछ बनने का स्वप्न नहीं था, बल्कि मुझे कुछ बनाने का स्वप्न मेरे माता पिता ने देखा था। मेरे पिताजी सर्जन थे, इसीलिए वे चाहते थे कि उनके दोनों बेटे तो डॉक्टर हो ही, एक बेटी भी डॉक्टर हो, और इसलिए मैं जीव विज्ञान लेकर पढ़ भी रही थी। पर मुझे डिसेक्शन और चीर फाड़ से इतनी घबराहट होती थी कि मैंने सोचा कि मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ पाऊंगी, तो बोले ठीक है, तब तुम प्रोफेसर बन जाओ। और मैं प्रोफेसर बन गई। मेरे प्रोफेसर बनने पर भी उन्हें काफ़ी खुशी हुई थी। बहुत अच्छी बात आपने बताई अंजना वर्मा जी, कि हम जो सोच लेते हैं उसे हम पूरा तभी कर सकते हैं जब हम निश्चित हों उसके प्रति। कई बार लोग होते हैं जो भटक जाते हैं रास्ते में कि उन्हें जाना कहाँ है और उनकी मंजिल कहाँ है, और लोगों की बातों में आकर वो इधर-उधर कहीं न कहीं चले जाते हैं, और बाद में उन्हें ये महसूस होता है कि हमें तो जाना कहीं और था और हमने गलत राह पकड़ ली। आपसे एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी जो रचनाशीलता है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? आपने कब से ये लेखन कार्य शुरू किया? पिया जी, एक बात मैं बताऊं कि रचनाकार रचना करने की प्रवृत्ति लेकर ही पैदा होता है। मैं नहीं जानती कि मैं इस पर कहाँ तक खरी उतरती हूँ, परंतु मुझे बचपन से ही अपनी संवेदनाओं को कागज पर उतारने की आदत थी। 9-10 वर्ष की अवस्था में मैं अपनी महसूस की गई बातों को छोटी छोटी डायरियों में लिखा करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे लेखक या कवि बनना है। तब तो यह भी नहीं समझती थी कि कवि या लेखक कैसे होते होंगे। बचपन में ही एक कविता भी लिखी थी, 1-2 बाल कहानियां भी, परंतु उन्हें छपवाने जैसा कोई भाव नहीं था मन में। यद्यपि अपनी लिखी कविता का पाठ भी मैंने स्कूल के मंच पर किया था, तब लिखती थी और फाड़ देती थी। इस मामले में गंभीर नहीं थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे लगने लगा कि मैं अपनी इस प्रवृत्ति को रोक नहीं सकूंगी और मुझे लिखना ही चाहिए, और उतना ही नहीं, उसे सहेज कर रखना भी चाहिए। तब मैं अपने लेखन के प्रति गंभीर हुई। उसके बाद से मैंने नौकरी में आने के बाद विधिवत इस ओर पैर बढ़ाया और तब से मेरी रचना यात्रा जारी है। तब तो शायद आपके पास बहुत पुरानी डायरीज़ भी आपकी सहेज कर आपने रखी होंगी, और आज जब आप उन्हें खोल कर देखती होंगी तो हर पन्ना एक कहानी कहता होगा, कि कभी आपने बारिश में बैठकर उनकी बूंदों को महसूस करते हुए कुछ लिखा होगा, तो कभी रात को सोते समय कुछ दिमाग में आया होगा तब लिखा होगा। तो शायद आपके पास ढेर सारी यादें हैं, अभी ढेर सारा मतलब एन्जॉय करने के लिए, कि कब, क्या, कैसे मैंने लिखा। काश मैं भी ये सब कर पाती, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी भूल ये हो गई कि मैंने वो डायरीज़ अपने पीहर में ही छोड़ दी और गलती से वो कबाड़ी वाले के साथ चली गई। बट सच में ये यादें बेहतरीन यादें होती हैं जो हम डायरी में सहेज कर रखते हैं। आपसे अब मैं पूछना चाहूँगी, थोड़ा-सा हटके सवाल है लेकिन आपके बेटर हाल्फ के बारे में। सर के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपको उनका सहयोग किस प्रकार मिला आपके इस लेखन कार्य को, आपके और जितनी भी हॉबीज़ हैं उन्हें पूरा करने में, और कैसे हैं वो, उनका नेचर? मुझे अपने पति का पूरा सहयोग मिला। मैं जो भी काम करती थी उसमें वे सहयोग देते थे। वे भी डॉक्टर थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी मेरा साहित्य लेखन उन्हें अच्छा लगता था। मैं कभी गोष्ठियों में जाती थी, वे पसंद करते थे और उनका पूरा सहयोग मुझे मिला। अंजना वर्मा जी, आप अपने परिवार के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी? कैसा है आपका परिवार और कौन है सबसे ज़्यादा आपके ख़ास? पिया जी, परिवार में तो सभी खासी होते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है शेफालिका कुमार, जो द्विभाषी लेखिका है और अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में रहती है। छोटा बेटा है सिद्धार्थ वर्मा, जो कंप्यूटर इंजीनियर है और बहुराष्ट्रीय कंपनी बेंगलोर में कार्यरत है। ईश्वर की इतनी दया रही है कि विवाह के पहले मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार और मान के साथ बड़ा किया, और पति भी ऐसे मिले
जिनका पूरा सहयोग मुझे मिला। अभी मेरे बाल बच्चे सब सेटल हो चुके हैं और मेरा लेखन ही मेरे जीवन का आधार बना हुआ है, जो मुझे भीतर से भी ऊर्जा देता है और बाहर से भी व्यस्त रखता है। मैं सोचती हूँ कि इस लेखन ने कितना कुछ मुझे दिया है, किस तरह से इसने मुझे गढ़ा है, किस तरह से इसने मुझे बनाया है, मैं कह नहीं सकती। अंजना वर्मा जी, आपने जो अभी बताया ना, सच में वो दिल के अंदर तक कहीं बस गया है, रच गया है। आपसे इतनी सारी बातें सीखने को मिली है आज की, मैं शायद शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। और आप इतने लंबे टाइम से आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे कि वो अपने उद्देश्य को लेकर जो चलते हैं उससे भटके ना, या फिर अपने जो शौक़ हैं उन्हें आगे ले जाएँ, या अगर कोई उन्हें कहे कि नहीं आपको इस रास्ते जाना है, तो एटलीस्ट वो अपना व्यू रख पाएँ लोगों के सामने या अपने परिवार के सामने, जैसे कि आपने रखा? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जो अपने लक्ष्य के प्रति जितना ही गंभीर बना रहता है, उसे उतनी ही जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग करना, कड़ी मेहनत करना और गंभीरता से जीवन को लेना, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत समय दिया मुझे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजना वर्मा जी, आपके इतने कीमती समय में आपने हमें थोड़ा-सा समय दिया, और ये जो आपका साक्षात्कार हमने किया है, ये बहुत-बहुत हमारे लिए मतलब बहुमूल्य कहा जाएगा वो है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो ये जब सारे श्रोता लोग सुनेंगे, तो उनको कितना सीखने को मिलेगा, ये तो मतलब आगे आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच अगेन।